टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। शुरुआत एक अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में देर रात सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है, जो अभी भी वहां पर जारी है। नौगाम सेक्टर में ये मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों के जवानों ने इलाके को घेर रखा है और साथ ही आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। दोनों तरफ से गोलीबारी की जा रही है और श्रीनगर के नौगाम में देर रात शुरू हुई ये मुठभेड़ अभी सुबह भी चल रही है, क्योंकि और कई आतंकियों के छिपे होने की खबर इनपुट ऐसे मिल रहे हैं सुरक्षा बलों को। और जवानों ने पूरे इलाके को इस वक्त घेर रखा है ताकि कोई भी आतंकी यहां से बच के ना जा पाए। आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब लगातार हमारी सेना और पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन में ये बहुत बड़ी सफलता मिल रही है। कई आतंकवादियों का सफाया भी बीते दिनों किया है। कई एनकाउंटर्स में आतंकवादी मारे गए हैं जिनका ताल्लुक लश्कर से था, बड़े बड़े आतंकी संगठन से था। और अब ये खबर मिल रही है कि एक और इलाके में श्रीनगर के नौगाम में देर रात शुरू हुई मुठभेड़ अभी तक जारी है। तो नौगाम मुठभेड़ से पहले कल पुलवामा के अवंतीपुरा में भी आतंकियों के साथ एनकाउंटर हुआ था। सुरक्षा बलों ने अवंतीपुरा मुठभेड़ में कल एक आतंकी को मार गिराया। मारा गया आतंकी लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ की जगह से AK-56 राइफल, 3 AK मैगजीन और 80 AK राउंड और अन्य विस्फोटक सामग्री भी बरामद की थी। और अब वक्त चला टाइम्स टॉप 100 का। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार पर आज दिल्ली में होगी बड़ी बैठक। योगी अमित शाह की मौजूदगी में चेहरों पर होगा मंथन। बैठक में BL संतोष, कश्यप मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। कल दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर भी बड़ी बैठक हुई। 4 राज्य में सरकार गठन को लेकर के बैठक चर्चा हुई। आज भगवंत मान पंजाब के 25वें सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में 2 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद है। शहीद स्मारक के लोगों के ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। पुष्कर सिंह धामी और अनिल बलूनी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वसुंधरा राजे ने जालवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। गहलोत पर जालवाड़ा की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। बिहार विधानसभा विवाद को लेकर के बैठक हुई है। डिप्टी सीएम विजय कुमार ने बताया कि विवाद हल करने पर चर्चा हुई। बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि अध्यक्ष का सम्मान नहीं हुआ तो हम लोग गर्दन कटवा लेंगे। 5 राज्य के चुनाव में हार के बाद एक्शन में है सोनिया गांधी। 5 प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। यूपी में हार की ली है नैतिक जिम्मेदारी। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने भी इस्तीफा दे दिया है। कहा कि राज्य में हार की जिम्मेदारी मेरी है। यूपी चुनाव में हार के बाद कल कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई। प्रियंका गांधी समेत उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद रहे। गांधी परिवार को लेकर के सिब्बल गहलोत में विवाद। सिब्बल बोले कि सोनिया और राहुल पद छोड़े तो दूसरों को मौका मिले। कपिल सिब्बल को लेकर के अशोक गहलोत का बड़ा बयान। कहा कि कपिल सिब्बल कांग्रेसी संस्कृति के आदमी हैं ही नहीं। भूपेश बघेल का कपिल सिब्बल पर निशाना। बोले कि कुछ लोग पार्टी को डिनर और बंगलों की कांग्रेस बना देना चाहते हैं। कपिल सिब्बल के घर पर डिनर पार्टी होगी आज। सिब्बल ने अपने आवास पर G23 नेताओं को बुलाया है। सारे मोदी चोर हैं वाले बयान पर राहुल गांधी पर आज आएगा फैसला। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई पूरी हुई। लालू यादव की जमानत पर आज सुनवाई हुई। झारखंड सरकार ने लालू यादव को मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 1990 में कश्मीरी पंडित खुद की मर्जी से कश्मीर छोड़ के गए। कांग्रेस सरकार ने 1995 में NHRC में यह दावा किया था। अमजद अकबर ने कश्मीरी पंडित के पलायन पर राजीव गांधी से किए गए सवालों को याद किया। ट्वीट करके लिखा कि उस वक्त की घटनाओं में काफी दुखी हूं मैं। कश्मीर फाइल्स पर बोले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम। कश्मीरी पंडित के दर्द को बयां करने वाली फिल्म पर सियासत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्नाव में बीजेपी युवा नेता शशांक शेखर सिंह के कश्मीरी पंडित को समर्थन। लोगों को फ्री में दिखाएंगे फिल्म। बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा। ट्वीट करके कश्मीरी फाइल्स पर प्रतिक्रिया मांगी।
सीएम शिवराज सिंह आज रात 8 बजे परिवार के साथ कश्मीरी फाइल्स देखेंगे। मंत्री विधायक भी मौजूद रहेंगे। हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती, 6 मुस्लिम लड़कियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज और अपील दायर होने की संभावना है। जल्द ही सुनवाई की मांग कर सकते हैं वकील। हाईकोर्ट के फैसले के बाद से सीएम मुंबई ने छात्रों से अपील की है। बोले कि पढ़ाई को दे प्राथमिकता, कोर्ट के आदेश का पालन करें। हाईकोर्ट के फैसले पर तहरीक मुस्लिम शब्बन फैसल बोर्ड की धमकी, कहा कि सीए की तरह सड़कों पर उतरेंगे हम। रजा एकेडमी के प्रेसिडेंट मोहम्मद सईद नूरी का बयान भी सामने आया। हिजाब इस्लाम में बिल्कुल भी अनिवार्य है, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। हिजाब फैसले पर अजमेर दरगाह के खादिम वाहिद अंगारा ने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले पर अध्ययन करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट जाने पर फैसला लेंगे। हिजाब विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, कहा कि छात्राओं को यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को तार्किक बताया है। कर्नाटक के यूडीपी में आज से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। जुलूसों, समारोह, विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध है। धारा 144 आज भी जारी रहेगी। देश भर में एनआरसी लागू करने पर अभी कोई फैसला नहीं। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने इस बात की जानकारी दी। कीव के मीडिया का दावा है कि रूसी हमले में यूक्रेन के 97 बच्चों की मौत, 100 से अधिक बच्चे घायल हुए। कीव में रूस का हमला, यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में रूस की बमबारी लगातार जारी है। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में रूसी तोप का हमला, इमारतों से उठती दिखी आग की लपटें। रूस ने यूक्रेन की मिसाइल पर कब्जे का दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पोर्टबल मिसाइल पर कब्जे का वीडियो भी रिलीज किया। चेचन्या के नेता रमजान ने अपने फाइटर्स को वीडियो शेयर किया है। यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं चेचन्या लड़ाके। यूक्रेन से भाग करके आए शरणार्थी का पोलैंड पहुंचना जारी है। यूएन की एजेंसी का दावा है कि अब तक 18 लाख लोग आ चुके हैं। पोलैंड बेलारूस सीमा पर ट्रक फंस गए हैं। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि ट्रकों में रूसी सेना के लिए खाने और दवाइयों की व्यवस्था है। इजरायल की यूक्रेन को मदद, इजरायल शरणार्थी के लिए फील्ड अस्पताल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। युद्ध संकट के बीच यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत एक बार फिर से शुरू हुई। यूक्रेन में अमेरिका टीवी नेटवर्क फॉक्स न्यूज ने 2 पत्रकारों की हमले की मौत। यूक्रेन मामले में आज फैसला सुनाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब तक सीजफायर पर सहमति नहीं हुई है। 7 मार्च को हुई सुनवाई का रूस ने बहिष्कार किया था। रूस के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को मान लेना चाहिए कि नाटो में शामिल नहीं होगा। जेलेंस्की ने कनाडा से मदद की अपील की है। जेलेंस्की ने कनाडाई लोगों से उनके समुदाय के बीच बमों के गिरने की कल्पना करने के लिए कहा है। आज अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। रूस का अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पर प्रतिबंध, विदेश मंत्री ब्लिंकन पर भी रूस प्रतिबंध लगा रहा है। रूस ने किया ऐलान, बाइडेन, हिलरी क्लिंटन और यूएस के टॉप अधिकारी समेत कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो पर प्रतिबंध। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए रूस 1 ट्रिलियन रूबल खर्च करेगा। मंत्री मिखाइल ने इस बात की जानकारी दी। पीएम मोदी ने यूक्रेन नागरिकों को निकालने में मदद करने वाले अधिकारियों से बात की है। रेस्क्यू में शामिल संगठन से भी चर्चा की। यूक्रेन संकट पर आज एक बार फिर से सुरक्षा समिति की बैठक होगी। 1 बजे संसद भवन एनेक्सी में सीसीएस की ये बैठक होगी। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए एक पीठ का गठन करेगा। टीएमसी विधायक का बिहारी लोगों पर विवादित बयान, कहा कि एक बिहारी 100 बीमारी। बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरा। मुंबई डीसीपी सौरभ त्रिपाठी भगौड़ा घोषित। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भगौड़ा घोषित कर दिया। श्रीनगर के नौगाम सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर रखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की शपथ से पहले खौफजदा अपराधी ने सहारनपुर में थाने जाकर के सरेंडर किया। कहा कि प्लीज मुझे गोली मत मारो। अमेठी में जमीनी विवाद में दबंगों ने परिवार पर बरसाए लाठी डंडे। पूर्व ग्राम प्रधान समेत 4 की मौत हुई, कई घायल हुए। केरल में नए खुले पब में नियमों की अनदेखी, महिलाओं ने परोसी शराब। पुलिस ने मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। दुबई से दिल्ली लाया गया करीब 50 लाख का सोना जब्त कर लिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। यूपी के वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर लोगों ने राख से होली खेली। रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन खेली जाती है चित भस्म होली।
रांची में DSP-MU विश्वविद्यालय परिसर के बाहर छात्रों ने होली खेली है। विश्वविद्यालय ने होली मिलन समारोह करने से मना कर दिया था। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की तस्वीरें वाली पिचकारियों की मांग। आज लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर महंगाई भत्ता बढ़ाने का हो सकता है ऐलान। सुप्रीम कोर्ट वन रैंक वन पेंशन मामले में आज अपना फैसला सुनाएगा। अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। राजस्थान में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान सामने आया। क्रिप्टो करेंसी पेश करने की कोई योजना नहीं है। एप्पल ने रिलीज किया है iOS 15.4। नए अपडेट के बाद यूजर्स मास्क लगा करके भी डिवाइस को अनलॉक कर पाएंगे। जोमेटो और क्विक कॉमर्स प्लेयर ब्लिंकन ने मेजर की टर्म शीट पर दस्तखत किए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है। रिटेल में वर्चस्व की जंग लगातार जारी है। अब सुप्रीम कोर्ट में ही होगा फ्यूचर अमेजॉन लड़ाई का अंत। रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है। 15 दिन में ऑटो के दाम में 6 रुपए की रुकी इजाफा हुआ। क्लेट परीक्षा की तारीख बदल दी गई है। अब 19 जून को होगी परीक्षा। यूनिवर्सिटी ने पंजीकरण की तारीख भी बढ़ा दी है। बिहार बोर्ड टॉपर को मिलेंगे 1 लाख रुपए। जल्द जारी होगा रिजल्ट। आज से 12 से 14 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। बच्चों को कॉर्बेवैक्स टीका लगाया जाएगा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 131 नए मामले सामने आ चुके हैं। संक्रमण से 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। चीन में कोविड के बढ़ते मामलों पर NTAGI चीफ का सलाह। कहा कि भारत में कोविड को हल्के में न लिया जाए। कोविड के बढ़ते मामलों की वजह से चीन ने एक बार फिर से लागू किया है लॉकडाउन। करीब 3 करोड़ लोग घर में कैद हैं। पेरू में तेज बारिश के बाद भूस्खलन, मलबे में दबे 15 से ज्यादा मकान। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एस्ट्रा स्पेस ने अलास्का ने लॉन्च किया है एस्ट्रा 1 मिशन। एस्ट्रा उन 3 कंपनियों में शामिल है जिसे नासा ने छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए चुना है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लोगों ने आर्थिक बदहाली के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सूडान में सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। राजधानी खार्तूम में हजारों लोग सड़क पर उतरे। पाकिस्तानी मंत्री कवायद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में राहुल गांधी के वोट बिलावल भुट्टो से ज्यादा हैं। कराची टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान ने वापसी की है। 506 रन के टारगेट के जवाब में पाकिस्तान ने 2 विकेट खोकर के 192 रन बनाए हैं। पाकिस्तान की तरफ से बराबर 102 और शफीक 71 पर नाबाद खेल रहे। अगर पाकिस्तान जीता तो वो विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगा। पीसीबी के अध्यक्ष रमीज राजा ने बड़ी बात कही है। कहा कि हम पाकिस्तान सुपर लीग का ऑक्शन कराएंगे तो कोई नहीं खेलेगा IPL। दक्षिण अफ्रीका की पूर्व खिलाड़ी एलबी मॉकल बांग्लादेश के नए बल्लेबाज कोच बनाए गए हैं। ICC महिला वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड की टीम से होगा। महिला वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज टीम को एक बार फिर से मिली हार। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से दी है करारी शिकस्त। जारी हुई ICC महिला ODI रैंकिंग सोफी एंकलेस्टन ने हासिल की है बादशाहत। मिताली राज और गोस्वामी का हुआ नुकसान। अलग अंदाज में लॉन्च हुई है राजस्थान रॉयल्स की नई जर्सी। जय जेवल्स रॉबी मेडिसन की सवाई मानहानी स्टेडियम। मानसिंह स्टेडियम में 5 मंजिला इमारत से स्टंट करके नई जर्सी लॉन्च की। IPL 2022 के लिए मुंबई इंडियंस की तैयारी शुरू हो चुकी है। टीम ने ट्रेनिंग सेशंस की भी शुरुआत कर दी। IPL के पहले मैच में सूर्य कुमार के खेलने की कम उम्मीद है। उन्हें चोट से उबरने में अभी और समय लग सकता है। शाहरुख खान ला रहे हैं अपना OTT प्लेटफॉर्म SRK+। ट्वीट पर अपने फैंस के साथ शाहरुख ने ये जानकारी साझा की। बेटी वामिका के लिए अनुष्का शर्मा ने लिखी भावुक कविता। बोली कि यही सोचती हूँ कि सबसे अच्छी माँ कैसे बने। कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि इस टॉपिक पर हमारे पास इतना मटेरियल है कि हम इस पर एक सीरीज भी बनाएंगे। यामी गौतम ने किया फिल्म द कश्मीर फाइल्स का सपोर्ट। बोली कि हमें 32 साल और फिल्म की जरूरत पड़ी सच जानने के लिए। जल्द ही बॉलीवुड अदाकारा नीतू कपूर अपना टीवी डेब्यू करेंगी। टीवी रियलिटी शो डांस दीवाने जूनियर्स में बतौर जज नजर आएंगी नीतू। शमा सिकंदर ने अपने बॉयफ्रेंड जेम्स मिलरॉन से के साथ शादी रचाई है। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। और लॉकअप शो में करणवीर बोहरा ने खुलासा किया। कहा कि मैं अपनी लाइफ में कर्ज में डूबा हुआ हूं। मेरी जगह अगर कोई और होता तो वो अब तक सुसाइड कर लेता।
और चलिए अब आपको दिखाते हैं टाइम्स नाउ भारत का स्पेशल सेगमेंट, सिर्फ 1 मिनट में पूरी खबर। सबसे पहले बात पंजाब की, जहां पर आज भगवंत मान सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। पंजाब में आप सरकार की शपथ की तैयारी कितनी खास है, इस रिपोर्ट में देखिए। मंच तैयार है, बस तय मुहूर्त का इंतजार है जब आम आदमी पार्टी के भगवंत मान पंजाब के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये तस्वीर शहीद आजम भगत सिंह के गांव खटकड़ कला की है, जहां पंजाब में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी के सीएम फेस भगवंत मान पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण दोपहर करीब 12:30 बजे होगा। इसके लिए 3 मंच तैयार किए गए हैं। समारोह में पूरे पंजाब से 2 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। मान के शपथ ग्रहण में दिल्ली के सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। नए सीएम की शपथ से ठीक पहले पंजाब में कोविड से जुड़ी सारी पाबंदियां भी खत्म कर दी गई हैं। इसे लेकर आज राज्य के गृह सचिव की तरफ से ऑर्डर जारी कर दिया गया है। ये फैसला अहम इसलिए है क्योंकि आज खटकड़ कला में भारी भीड़ जुटने की संभावना है। और आज से 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इस एज ग्रुप में ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें आज से कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, उसके लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना से जंग में भारत की कामयाबी की कहानी में आज नया चैप्टर जुड़ने जा रहा है। आज से देश भर में 12 से 14 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन का शुभारंभ हो रहा है। इन बच्चों को कॉर्बेवैक्स वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। इस वैक्सीन को बायोलॉजिकल ई कंपनी ने बनाया है। 12 से 14 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। तैयारियों को लेकर देश के हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी की। वैक्सीनेशन के दायरे को बढ़ाने का फैसला बेहद अहम है। ये बात साफ हो चुकी है कि कोरोना से बचाव में सबसे बड़ा कवच वैक्सीन ही है। वैक्सीनेशन की स्पीड और तेज करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन में एक बार फिर से कोरोना का कहर तेज होता जा रहा है। चीन में करीब 3 करोड़ लोग लॉकडाउन के दायरे में हैं। ऐसे में भारत में भी इसे हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। और यूपी में नई सरकार के गठन के लिहाज से आज का दिन बेहद खास है। आज दिल्ली में योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी की पूरी टीम सेंट्रल लीडरशिप संग मंथन करेगी। अब के बाद टीम योगी में किसे मिलेगी जगह और कहां होगा शपथ समारोह, देखिए एक रिपोर्ट। यूपी में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के गठन की कवायद जारी है। इसे लेकर आज एक बार फिर दिल्ली में बड़ी बैठक होगी, जिसमें योगी आदित्यनाथ समेत यूपी बीजेपी कोर कमेटी के सारे सदस्य शामिल होंगे। इस मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह, यूपी की पिछली सरकार के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में नई सरकार के चेहरों पर मुहर लग सकती है। आज की मीटिंग में डिप्टी सीएम से लेकर सहयोगी दलों के कोटे पर भी अंतिम फैसला हो सकता है। यूपी में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ऐसे में शपथ समारोह बेहद भव्य होगा। सूत्रों के मुताबिक इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह का प्लान है। इसमें सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी बुलाया जा सकता है। जिला लेवल पर भी एलईडी लगाकर शपथ समारोह का लाइव टेलीकास्ट होगा। 5 राज्य में करारी हार के बाद कांग्रेस में कलह चरम पर है। ग्रुप 23 एक्शन मोड में है तो गांधी परिवार के वफादार हमलावर है। ग्रुप 23 के कपिल सिब्बल पर कांग्रेस के दोनों सीएम ने कैसे जुबानी वार किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस में सर्जरी की कवायद के बीच अंदरूनी कलह भी चरम पर है। इसे लेकर आज एक बार फिर ग्रुप 23 के नेताओं की मीटिंग है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के घर पर ग्रुप के नेताओं को डिनर पर बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि इस डिनर में कुछ ऐसे नेताओं को भी न्योता मिला है जो ग्रुप 23 में तो नहीं है, लेकिन वो पार्टी में बदलाव के हिमायती हैं। ग्रुप 23 की डिनर मीटिंग को लेकर आला कमान के वफादार और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, कांग्रेस तो घर घर की ही कांग्रेस है, हर घर की कांग्रेस है, लेकिन कुछ लोग उसे डिनर और बंगलों की कांग्रेस बनाना चाहते हैं।
इससे पहले गांधी परिवार को लेकर कपिल सिब्बल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत में भिड़ंत हो गई। सिब्बल ने सोनिया राहुल को पद छोड़ने की नसीहत दी तो गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि सिब्बल कांग्रेस की एबीसीडी नहीं जानते हैं। इस बीच 5 राज्यों में हार की जिम्मेदारी तय करते हुए सोनिया गांधी ने प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया है। इस पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू और उत्तराखंड के गणेश गोदियाल ने इस्तीफा भी सौंप दिया है। और फिल्म कश्मीर फाइल्स एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है, लोगों को काफी पसंद आ रही है, तो दूसरी तरफ इसे लेकर के पॉलिटिक्स भी जमकर हो रही है। आज किस राज्य के मुख्यमंत्री पर सरकार की कश्मीरी फाइल्स देखने वाले हैं, हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। फिल्म कश्मीर फाइल्स की लोकप्रियता हर रोज नया कीर्तिमान रच रही है। आज एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रियों, विधायकों और संगठन के नेताओं और उनके परिवारों के साथ रात 8 बजे ये फिल्म देखेंगे। के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य के कर्मचारियों को कश्मीर फाइल्स देखने के लिए आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। इस फिल्म पर सियासत भी खूब हो रही है। दिल्ली से बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए ट्विटर पर लिखा, केजरीवाल जी सब ठीक तो है ना, क्योंकि अभी तक कश्मीर फाइल्स पर आपकी राय नहीं आई है। लोग आपके रिव्यू का इंतजार कर रहे हैं। आपने अभी तक फिल्म को दिल्ली में टैक्स फ्री नहीं किया। क्या किसी के दबाव में हो या किसी ने टैक्स फ्री करने और फिल्म देखने से मना किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को आज एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। देश के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार होली से पहले क्या गिफ्ट देने वाली है, इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में आज महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर मुहर लग सकती है। मोदी सरकार का यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होली से पहले बड़ा तोहफा होगा। अभी महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी का 31% है, जो अब 34% किए जाने की उम्मीद है। अगर ऐसा हुआ तो केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। आज कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की कमेटी की भी मीटिंग होनी है, जिसमें यूक्रेन संकट पर मंथन होगा। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएस की कई मीटिंग कर चुके हैं। यूक्रेन में फंसे करीब 23,000 भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी हो चुकी है। इसे लेकर सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। इस ऑपरेशन से जुड़े लोगों से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें यूक्रेन, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया समेत तमाम दूतावासों के अफसर शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन गंगा को सबसे चुनौतीपूर्ण मिशन बताया। और हिजाब पर बैन की जंग पर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। कर्नाटक हाईकोर्ट के ऑर्डर को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में क्या आज ही सुनवाई होने वाली है, इसको लेकर के हमारी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दी गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन को सही ठहराया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज की यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। हाईकोर्ट के इस फैसले पर याचिकाकर्ताओं ने नाखुशी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया है। 6 मुस्लिम लड़कियों ने देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इन्हीं लड़कियों ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी। माना जा रहा है कि चीफ जस्टिस की बेंच में आज इस केस की सुनवाई हो सकती है। कर्नाटक हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ कुछ और अर्जियां भी दाखिल हो सकती हैं। हाई कोर्ट के फैसले के बाद उडुपी के स्कूल कॉलेज फिर से खुलेंगे, लेकिन धारा 144 लागू रहेगी। कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने भी लोगों से लॉ एंड ऑर्डर का पालन करने की अपील की है। और वामपंथी राज वाले सूबे में एक महिला स्टूडेंट लीडर को सबके सामने घसीटा गया, पीटा गया। देश के सबसे पढ़े लिखे राज्य में शुमार केरल में आखिर ऐसा हुआ क्यों, किसने ये किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। लड़की से सरेआम बदसलूकी और मारपीट का ये मंजर हैरान करने वाला है। लड़की जमीन पर गिरी है और कुछ लड़के बाल पकड़कर उसकी बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। जिस लड़की की पिटाई हो रही है वो कोई आम लड़की नहीं, बल्कि केरल में कांग्रेस की स्टूडेंट यूनिट केएसयू की नेता साफना है। साफना के साथ मारपीट की ये घटना त्रिवेंद्रम लॉ कॉलेज में हुई। स्टूडेंट लीडर साफना से मारपीट का आरोप वामपंथी स्टूडेंट यूनियन एसएफआई के नेताओं पर है।
ये फसाद स्टूडेंट यूनियन के चुनाव को लेकर हुआ। बताया जा रहा है कि त्रिवेंद्रम लॉ कॉलेज स्टूडेंट यूनियन के नतीजों में वाइस चेयरपर्सन का पद केएसयू के खाते में गया, तो लेफ्टिस्ट स्टूडेंट यूनियन एसएफआई के नेता आग बबूला हो गए। एसएफआई से जुड़े स्टूडेंट्स ने केएसयू लीडर साफना को सबके सामने पीटना शुरू कर दिया। मारपीट की इस घटना में केएसयू से जुड़े 3 छात्र नेता जख्मी हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। उनकी जीत में कड़ी कानून व्यवस्था का अहम रोल रहा है। अब की बार योगी सरकार की शपथ से पहले ही गुंडों में कितना खौफ है, रिपोर्ट देखिए। योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार यूपी के सीएम पद की शपथ अभी ली भी नहीं है कि गुंडों में उनका खौफ सिर चढ़कर बोल रहा है। ये सहारनपुर के चिलकाना थाने की तस्वीर है, जहां हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल लाइन लगाकर हाजिरी दे रहे हैं। योगी सरकार के खौफ का आलम यह है कि बड़े से बड़े बदमाश खुद थाने में दस्तक दे रहे हैं, अपराध न करने की कस्में खा रहे हैं। दूसरी तस्वीर गोंडा से आई है, जहां एनकाउंटर के डर से किडनैपिंग के वांटेड आरोपी ने हाथ में तख्ती लेकर सरेंडर किया। गौतम सिंह नाम का ये बदमाश बार बार गुहार लगा रहा था कि वो डरकर सरेंडर कर रहा है, ऐसे में उसे गोली न मारी जाए। और वहीं गोरखपुर ऑक्सीजन कांड से चर्चित डॉक्टर कफिल खान अब नेता बन गए हैं। जी हां, उन्हें अखिलेश यादव ने विधान परिषद का टिकट दे दिया है। कफिल डॉक्टर से नेता आखिर बने कैसे, उसके लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर में बच्चों की मौत और ऑक्सीजन कांड को लेकर चर्चा में रहे डॉक्टर कफिल खान ने सियासी पारी का आगाज किया है। अखिलेश यादव ने उन्हें विधान परिषद चुनाव में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। कफिल को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुई बच्चों की मौत को लेकर पहले सस्पेंड और फिर टर्मिनेट कर दिया गया था। अगस्त 2017 में ऑक्सीजन की कमी से कई बच्चों की मौत हो गई थी। ऐसे में योगी सरकार ने कफिल समेत कई डॉक्टर्स पर कड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। उन्हें जेल भी हुई। सरकार की कार्रवाई को कफिल ने कोर्ट में भी चैलेंज किया। डॉक्टर कफिल पर भड़काऊ भाषण के आरोप भी लगे। कुछ वीडियो भी सामने आए। बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कफिल अक्सर बोलते रहे हैं। अब उन्हें समाजवादी पार्टी ने स्थानीय निकाय कोटे से विधान परिषद चुनाव में टिकट दिया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। सुपर 30 में सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरें। इसमें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकल कला में होगा। समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। इसके साथ ही करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों के समारोह में आने की उम्मीद है। वहीं शहीद स्मारक के पीछे 1 लाख लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है। समारोह को देखते हुए पूरी तैयारी कर ली गई है। उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं और योगी आदित्यनाथ के सीएम पद का शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य और संघ के प्रमुख चेहरों के मौजूद रहने की संभावना है। शपथ ग्रहण में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी आ सकते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में जीत के बाद एक बार फिर योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो बीजेपी की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और यूपी कोर कमेटी के सदस्य शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में मंत्रिमंडल के चेहरों पर मंथन किया जाएगा। यूपी के ऑब्जर्वर बनाए गए अमित शाह यूपी जाने से पहले सरकार के गठन पर चर्चा करेंगे। एक तरफ कांग्रेस चुनाव में हार को लेकर मंथन कर रही है, तो दूसरी तरफ G23 नेताओं की बैठक हो रही है। आज कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सभी G23 के नेताओं को डिनर पर बुलाया है, जिसमें आगे की रणनीति बन सकती है। इन सब के बीच कपिल सिब्बल पर अपनी ही पार्टी के नेता हमला बोल रहे हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कपिल सिब्बल पर सवाल उठाए तो भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर तंज कसा है। कोरोना से लड़ाई में भारत ने एक और कदम बढ़ा लिया है। आज से 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसे लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके लिए कोविन और आरोग्य सेतु ऐप से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। वहीं कई अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसे लेकर सोमवार को ट्वीट भी किया था और परिजनों से बच्चों को वैक्सीन लगवाने की अपील भी की थी। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आज सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई कर सकता है। वहीं उडुपी में आज से सभी स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। हालांकि रैलियों, समारोह और विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कोर्ट ने फैसला दिया है कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। सीएम बोम्मई ने लोगों से अपील की है कि वो फैसले को माने और कानून व्यवस्था बनाए रखें। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में आज महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर मुहर लग सकती है। मोदी सरकार का ये फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होली से पहले बड़ा तोहफा होगा। अभी महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी का 31% है, जो अब 34% किए जाने की उम्मीद है। अगर ऐसा हुआ तो केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। आज कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की कमेटी की भी मीटिंग होनी है, जिसमें यूक्रेन संकट पर मंथन होगा। सुपर 30 में अब देखिए राजनीति से जुड़ी कुछ अहम और बड़ी खबरें। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बड़ा फैसला लिया है। सोनिया गांधी ने यूपी, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा है। इसके बाद उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस्तीफा दे दिया। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी ट्विटर के जरिए इस्तीफे की बात कही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक के विवादित बयान का वीडियो वायरल हो रहा है। टीएमसी विधायक मनोरंजन व्यापारी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बिहार के लोगों को एक बिहारी 100 बीमारी कहा और कहा कि बंगाल को बीमारी मुक्त बनाना है। इसे लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर जोरदार हमला बोला है। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद अब सभी पार्टियां विधान परिषद चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एमएलसी चुनाव को लेकर कमर कस ली है। पार्टी ने डॉक्टर कफील खान को एमएलसी उम्मीदवार बनाया है। कफील खान को देवरिया कुशीनगर क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन कांड में घिरने के बाद से ही कफील बर्खास्त चल रहे हैं। कफील खान सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगे। अलीराजपुर में महिलाओं से बदसलूकी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन लगता है मंचलों में पुलिस का खौफ नहीं है। अब 2 दिन बाद एक बार फिर वैसा ही मामला सामने आया है, जहां भगोरिया हाट में आदिवासी लड़कियों ने कुछ मंचलों पर छेड़खानी का आरोप लगाया, जिसके बाद लड़कों ने लड़कियों को पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेठी में जमीनी विवाद में दबंगों ने एक परिवार पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया, जिसमें पूर्व ग्राम प्रधान समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मौके पर एसडीएम, डीएम और एसपी ने मोर्चा संभाल रखा है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अशांति न फैले। केरल में कांग्रेस की स्टूडेंट यूनिट केएसयू के नेता से मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रही लड़की केएसयू की नेता साफना बताई जा रही है। मारपीट की घटना त्रिवेंद्रम लॉ कॉलेज में हुई। आरोप है कि एसएफआई के नेताओं ने साफना के साथ सरेआम बदसलूकी और मारपीट की। बताया जा रहा है कि पूरा फसाद स्टूडेंट यूनियन चुनाव को लेकर हुआ। मारपीट की इस घटना में केएसयू से जुड़े 3 छात्र नेताओं के जख्मी होने की खबर है।
योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार यूपी के सीएम पद की शपथ अभी ली भी नहीं है कि गुंडों में उनका खौफ सिर चढ़कर बोल रहा है। सहारनपुर के चिल्काना थाने में हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल लाइन लगाकर हाजिरी दे रहे हैं और अपराध न करने की कस्में खा रहे हैं। वहीं गोंडा में एनकाउंटर से डरे किडनैपिंग के वांटेड आरोपी ने हाथ में तख्ती लेकर सरेंडर किया। बदमाश बार बार गुहार लगा रहा था कि वो डरकर सरेंडर कर रहा है, ऐसे में उसे गोली न मारी जाए। रूस यूक्रेन के बीच 22 दिन बाद भी युद्ध जारी है। इस बीच रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन समेत कई अमेरिकी नेताओं और अधिकारियों पर बैन लगा दिया है। साथ ही रूस ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर भी प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका पहले ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर बैन के साथ कई तरह के प्रतिबंध लगा चुका है। रूस की ओर से लगातार हमलों में कई यूक्रेनी नागरिक घायल हो गए हैं। इसी बीच पश्चिमी यूक्रेन में इजराइल अस्पताल बना रहा है। पोलैंड सीमा के पास बनाए जा रहे इस अस्पताल में बच्चों, प्रेग्नेंट महिलाओं और दूसरे लोगों का इलाज किया जाएगा। सोमवार को इजराइल ने औपचारिक रूप से अस्पताल की परियोजना को मंजूरी दी। इजराइल के यूक्रेन और रूस दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं और इजराइल संघर्ष के समाधान के लिए मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पाकिस्तान में भी काफी फेमस हैं। शायद इसलिए इमरान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी विपक्ष पर हमला बोलने के लिए राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं। दरअसल फवाद एक पत्रकार से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने नदीम अफजल की पीपुल्स पार्टी ज्वाइन करने को लेकर बयान दिया। फवाद ने कहा कि उन्होंने नदीम से कहा था कि वो पीपुल्स पार्टी की जगह कांग्रेस ज्वाइन कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में शायद राहुल गांधी का वोट बिलावल भुट्टो से ज्यादा ही होगा। पेरू में भारी बारिश के चलते भूस्खलन हो गया और पहाड़ के मलबे में 15 से ज्यादा घर दब गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घरों में फंसे लोगों को दीवार तोड़कर बाहर निकाला। दीवार तोड़कर लोगों को बाहर निकालते हुए तस्वीरें भी सामने आई हैं। गवर्नर का कहना है कि वो राष्ट्रपति के लगातार संपर्क में है। पूरी घटना को लेकर पेरू के राष्ट्रपति ने चिंता जताई है। श्रीलंका के कोलंबो में राष्ट्रपति गोतबयान राजपक्षे के खिलाफ हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन के सामने जमकर नारेबाजी की। विपक्षी दल यूनाइटेड पीपुल्स फोर्स की अगुवाई में यह प्रदर्शन हुआ। विपक्षी दल का कहना है कि वर्तमान सरकार सत्ता के नशे में चूर है, जिस कारण देश कई आर्थिक संकटों से जूझ रहा है। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का आज 15वां मुकाबला हो रहा है। आज भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। जहां भारत 2 जीत के साथ पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर है, तो इंग्लैंड को अभी तक एक भी जीत नसीब नहीं हुई है। अगर वो इस मैच में हारती है तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। वहीं टीम इंडिया जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ जाएगी। दिल्ली कैपिटल्स ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉटसन को अपना नया असिस्टेंट कोच बनाया है। नई जिम्मेदारी पर शेन वॉटसन ने बयान दिया है कि आईपीएल की गिनती दुनिया की सबसे बेहतरीन लीग में होती है। एक खिलाड़ी के तौर पर उनकी यहाँ शानदार यादें रही हैं। दिल्ली के साथ जुड़कर वो रिकी और बाकी सभी लोगों के साथ मिलकर टीम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। रिकी पॉन्टिंग, परवीन आमरे, अजीत अगरकर, जेम्स होप्स पहले ही स्टाफ टीम में शामिल हैं। द कश्मीर फाइल्स को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा फैसला लिया है। बिस्वा ने सरकारी कर्मचारियों को फिल्म देखने के लिए आधे दिन की छुट्टी देने का ऐलान किया है। इससे पहले मंगलवार को बिस्वा अपने विधायकों के साथ फिल्म देखने पहुंचे थे। वहीं आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द कश्मीर फाइल्स देखने जाएंगे। शिवराज के साथ कैबिनेट मंत्री, विधायकों के अलावा उनका परिवार भी होगा। फिल्म द पुष्पराज के गानों और डायलॉग का क्रेज खत्म नहीं हो रहा है। अब फिल्म के गाने श्रीवल्ली का खुमार मुंबई पुलिस पर दिखाई दिया है। मुंबई पुलिस की बैंड टीम ने श्रीवल्ली गाने की धुन बजाई, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। मुंबई पुलिस
पुलिस ने वायरल हो रहा वीडियो YouTube पर शेयर किया है। वीडियो के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा, खाकी स्टूडियो रुकेगा नहीं। जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर अमर प्रेम की जोड़ी दिखाई देगी। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के जन्मदिन पर राजकुमार संतोषी ने यह खुलासा कर दिया है कि वो अंदाज अपना के सीक्वल की तैयारी कर रहे हैं। दर्शकों को लंबे समय से अंदाज अपना के सीक्वल का इंतजार था। अब राजकुमार संतोषी फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और स्क्रिप्ट अच्छी रही तो आगे काम किया जाएगा। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर लव रंजन की शूटिंग कर रहे थे। उसी दौरान कुछ वर्करों ने सेट पर आकर हंगामा कर दिया। वर्करों ने आरोप लगाया है कि फिल्म के गाने की शूटिंग के दौरान उन्होंने काम किया था, लेकिन उन्हें आज तक पेमेंट नहीं दिया गया। वर्करों के हंगामे के बाद पुलिस तक को बुलाना पड़ा। कहा जा रहा है कि इन वर्कर्स को तकरीबन 1 करोड़ 22 लाख रुपए का पेमेंट अब तक नहीं मिला है। और कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद पर मंगलवार को हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने इस पूरे मामले में साजिश की तरफ भी इशारा किया है, लेकिन लगता है कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भी इस विवाद के थमने के आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अब हिजाब को लेकर के केस लड़ रही छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मन बना लिया है। कॉलेज का कोई ड्रेस कोड है तो मैं समझता हूँ कोई किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, उस ड्रेस कोड को मानना चाहिए। हिजाब पहन के स्कूल में जाने की कोई आज तक नहीं हुआ। जो अभी नया कोई शुरू किया, ये नहीं होना चाहिए। Continue our fight and we will stand with the students who are fighting for it. आप दूसरे रिलीजन के सिंबल्स को अलाउ करेंगे और सिर्फ हिजाब को अलाउ नहीं करेंगे, तो ये आर्टिकल 15 का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। देखिए, हिजाब को लेकर जो हारा हंगामा था वो शुद्ध रूप से साजिशों और षड्यंत्रों से भरा हुआ था। ये पर्दा जो है कुछ हमारे मजहब में, हमारा मजहब अल्लाह का दिया हुआ है। इंसान को, हर औरत को, हर बच्ची को ये हक होना चाहिए कि वो क्या कपड़ा पहने और क्या कपड़ा नहीं पहने। Courts must understand the diversity and respect the pluralism. कोर्ट भरल जाएंगे और फिर उसके साथ सड़कों पर भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी। जिस हिजाब को इस्लाम का हिस्सा बताकर कर्नाटक में इतना बवाल मचाया गया, कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने हिजाब पहनने की इजाजत मांगने वाली सभी याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। क्लास के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट जरूरी है। शिक्षण संस्थान हिजाब पहनने पर बैन लगा सकते हैं। स्कूल कॉलेज को ड्रेस कोड तय करने का अधिकार है। सरकारी आदेश के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। स्कूल कॉलेज को यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है। हिजाब विवाद के पीछे छिपे हुए हाथ हो सकते हैं। कोर्ट ने हिजाब विवाद के पीछे साजिश से भी इनकार नहीं किया। अब सवाल ये, क्या इस पूरे विवाद के पीछे पीएफआई सीएफआई की साजिश थी? बीजेपी समेत कई संगठनों ने जहां कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, वहीं कांग्रेस और बाकी कुछ विपक्षी दल इससे सहमत नहीं हैं। उस जजमेंट का सभी को स्वागत किया जाना चाहिए। आज जो हिजाब के मामले में जजमेंट दिया है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि हमारी बेटियां चाहे किसी भी धर्म अथवा क्षेत्र की हों, उन पर कोई बंदिश यह स्वीकार्य नहीं है।
यदि स्कूल कॉलेज का कोई ड्रेस कोड है तो मैं समझता हूं कोई किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, उस ड्रेस कोड को मानना चाहिए। हिजाब को लेकर जो हारा हंगामा था वो शुद्ध रूप से साजिशों और षड्यंत्रों से भरा हुआ था। हिजाब को लेकर के जो हारा हंगामा था वो किस तरह से मुस्लिम लड़कियों को फॉर्मल एजुकेशन से बाहर किया जाए और उनको तालिबानी सोच के साथ उस जगह झोंक दिया जाए जहां पर कि फॉर्मल एजुकेशन ना मिल पाए। लेकिन जो हिजाब को लेकर के एक हॉरर हंगामा था, एक षड्यंत्र और साजिशों से भरी जिद थी, वो एक्सपोज हो रही है। ऑब्नॉक्शियस सिचुएशन बीजेपी ने क्रिएट कर दिया कि शिक्षा हासिल करो, हिजाब पहनो। पूरा सरकार के आंकड़े बताते हैं कि कर्नाटका और तेलंगाना में मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों के बराबर स्कूल्स में शिक्षा हासिल कर रही हैं। आप उनको रोक रहे हैं। और आरएसएस बीजेपी सिर्फ एक ही कल्चर का डोमिनेशन चाहती है भारत में, वो प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी को बर्दाश्त नहीं करती। मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच भी हाईकोर्ट के फैसले को लेकर अलग अलग राय है। इस जजमेंट को बट नेचुरल है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में हम लोग को राहत मिलेगी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो तमाम पिटीशन को प्रतिबंध वाली डिसमिस किया है उसका हम वेलकम करते हैं और हम लोगों को ये उम्मीद थी कि हमेशा जो अदलिया होती है, जो कोर्ट्स होती हैं, वो संविधान के ही पैनल पे काम करते हैं और ये एक बहुत बड़ा फैसला है उन तमाम लोगों के लिए जो हिजाब को लेकर एक फितनो फसाद का माहौल, सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भरल जाएंगे और फिर उसके साथ सड़कों पर भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि जमहूरियत ने हमको हक दिया है अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करने का। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ी जाएगी और एनपीआर, एनआरसी, सीए की लड़ाई जिस तरह सड़कों पर लड़ी गई, हम अपनी शिनाख्त और अपनी तहजीब और अपने मासूम बच्चियों के समझिए इफ़्फ़त और इस्मत की चादर को निकालने की जो कोशिशें की जा रही हैं, उसके खिलाफ सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेगी। वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी इस विवाद के खत्म होने के आसार नहीं दिखते, क्योंकि हिजाब पहनने की मांग पर याचिका दायर करने वाली छात्राओं ने कहा है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला। We are not happy about this decision because this is our constitutional right and it is our religious right also. They were really hoping so much from the High Court and all the judiciary system, but we feel like we have been betrayed and our hopes are broken. But we'll try to follow all the legal actions with our parents. हाई कोर्ट के फैसले से उम्मीद थी कि इस विवाद की आग पर पानी पड़ जाएगा, लेकिन याचिकाकर्ताओं का रुख देखकर ऐसा लगता नहीं है। वैसे जरूरत इस बात की है कि देश में धार्मिक पहनावे, धार्मिक चिन्ह को शिक्षा से जोड़ा जाना गलत है। हर धर्म और समुदाय के लोगों को इससे बचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और सिनेमा पर देश की सियासत में संग्राम छिड़ा हुआ है। दरअसल फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस के बीच टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधा तो कांग्रेस ने अटल जी और आडवाणी को विलन बनाने की कोशिश की है। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार से जुड़ी फिल्म द कश्मीर फाइल्स जब से सिनेमा घरों में आई है, तब से कांग्रेस पार्टी बेचैन है। यूपी कांग्रेस ने एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया है। पहले आप 1 मिनट 48 सेकंड का ये पूरा वीडियो ठीक से देखिए। इसमें अटल और आडवाणी पर लग रहे कांग्रेसी आरोपों को सुनिए, उसके बाद कांग्रेस के इन आरोपों पर झूठ और सच की पड़ताल करेंगे। इस देश में हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों
आपने देख लिया। अब सवाल यह है कि अटल आडवाणी पर लगाए गए कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है, तो सिलसिलेवार तरीके से इसका सच सामने आएगा। कांग्रेस पर आरोप है कि 1989 में वीपी सिंह की सरकार ने कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साधी, लेकिन सच ये है कि अप्रैल 1988 में ही अत्याचार शुरू हो चुके थे। तब केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के 85 सांसदों की बैसाखी के कारण ही वीपी सिंह सरकार चुप रही, लेकिन सच ये है कि सितंबर 1989 में पहले बड़े कश्मीरी हिंदू नेता टीकालाल टपलू की हत्या हुई। तब केंद्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी कांग्रेसी झूठ पर बिना नाम लिए हमला बोला। कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी, इतनी बड़ी घटना, कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। रविवार और सोमवार को केरल कांग्रेस ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर दुष्प्रचार किया और अब यूपी कांग्रेस ने यह सिलसिला आगे बढ़ाया, जिसमें यूपी कांग्रेस ने तब के जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन को भी घसीटा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्यपाल जगमोहन आरएसएस के आदमी थे, जिन्होंने पंडितों के लिए दरवाजे बंद कर रखे थे। जबकि सच ये है कि अगस्त 1988 में गवर्नर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को इस संबंध में आगाह किया था और भारी मात्रा में हथियार पहुंच जाने की बात भी बताई। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन ने वीपी सिंह सरकार से पहले की राजीव सरकार को बड़ी घटना घटने को लेकर आशंका जताई थी। उन्होंने राजीव गांधी की सरकार को इस संबंध में चिट्ठी तक लिखी थी। उनकी ये चिट्ठी इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और सच यही है कि राजीव गांधी इस पर खामोश रहे। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। यूपी कांग्रेस ने इसके बाद बीजेपी के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी पर कई गंभीर आरोप लगाए। वीडियो में कहा कि वीपी सिंह की सरकार को बीजेपी का समर्थन था और वीपी सिंह को सरकार गिरने का डर था। जबकि सच ये है कि वीपी सिंह से पहले राजीव गांधी सरकार से ही गवर्नर एक्शन की मांग कर चुके थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अटल आडवाणी के दबाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे। जबकि सच ये है कि वीपी सिंह 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन अत्याचार इससे काफी पहले ही शुरू हो गए थे। तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है,